से भी सगा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के, पोछा मारा अभी। आइए। वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। देखिए शंकर अनिमेश के साथ प्राइम 8 मंडे टू फ्राइडे 8 PM। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प नाड़ी वैद्य सत्य प्रकाश आर्या के साथ रोजाना दोपहर 3 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। फर्जी कंपनियां अब हो जाए सावधान। ट्रिपल M इंडिया कंपनी का हो चुका है भांडा फोड़। चैनल 1 न्यूज की खबर के बाद पुलिस ने कसा ट्रिपल M इंडिया पर शिकंजा। असम के बाद अब मुंबई पुलिस ने भी किया मामला दर्ज। ट्रिपल M इंडिया के निदेशक हुए गिरफ्तार। चैनल 1 न्यूज की मुहिम आखिरकार हुई सफल। आगे भी ऐसी कंपनियों को चैनल 1 न्यूज करेगा बेनकाब। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के, पोछा मारा अभी। आइए। वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ
पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने यही कहे सदों से भी सदा है। हीरो स्प्लेंडर लगे ऐसा फैमिली जैसा। नमस्कार, मैं हूं शंकर अनिमेश। प्राइमेट में आपका स्वागत है। आखिर लाख मनोवल के बाद लालकृष्ण आडवाणी मान गए, पर सवाल यह है कि आखिर कब तक? नरेंद्र मोदी चुप है, उनकी चुप्पी भी कब तक रहती है, यह भी बड़ा सवाल है। आखिर इन सब के मायने क्या हैं? क्या लालकृष्ण आडवाणी और संघ के बीच में युद्ध विराम हो गया है या फिर ये थोड़े समय के लिए हुआ है? ये बड़े सवाल हैं जो बीजेपी के इस संकट से निकलते हैं। तो अगले 1 घंटे तक लगातार हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ कई खास मेहमान होंगे, जिसमें से विजय जौली जो बीजेपी से जुड़ रहे हैं, शिवराज जी नेता जेडीयू से जुड़ रहे हैं, साथ ही JR शरण जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही LJP से भी जुड़ेंगे और प्रदीप टमटा जो कांग्रेस के सांसद हैं वो भी जुड़ेंगे इस खास चर्चा में। तो सवाल यह है कि बड़ी लड़ाई के पहले का युद्ध विराम है, शांति विराम है और बड़ी लड़ाई की तैयारी की जा रही है। सवाल यह है कि जिस तरह से मोहन भागवत ने लालकृष्ण आडवाणी को फोन किया और उसके बाद राजनाथ सिंह ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि आने वाले दिनों में आडवाणी जी की किसी भी आपत्ति, जो भी आपत्तियां होंगी उसका समाधान अध्यक्ष होने के नाते मैं निकालूंगा। इसके मतलब क्या है, इसके मायने क्या हैं? शुरुआत करते हैं बहस की और हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं इस समय मेहमान विजय जौली साहब हैं बीजेपी से और शिवराज जी जेडीयू से और JR शरण वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहला सवाल जौली साहब आपसे, इसके मायने क्या हैं? क्या मान लिया जाए कि लालकृष्ण आडवाणी और संघ में समझौता हो चुका है? क्योंकि उनकी मुख्य जो आपत्ति ये थी कि जिस तरह से संघ उन्हें कॉर्नर कर रहा है, जिस तरह से मदन दास देवी जब थे एक समन्वयक की भूमिका में तो सब कुछ स्मूथ चलता था। सुरेश सोनी के आने के बाद यह मामला बिगड़ गया। क्या समझौता हो चुका है? देखिए, जो सब चीजें आप कह रहे हैं वो कहीं पर भी आडवाणी जी ने ना तो अपने पत्र में ना अपने वक्तव्य में उनका बारे में कुछ कहा है। ये मीडिया अपने आप से अटकलें लगा रहा है और हमारा ये मानना है कि ये भारतीय जनता पार्टी के परिवार का मामला है और ये जरूर है कि माननीय आडवाणी जी ने अपने मन के उद्गार पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान राजनाथ सिंह से व्यक्त किए और वो उनको पत्र लिखा, वो पत्र उन्होंने उनको स्वयं दिया। लेकिन घर के अंदर घर का बड़ा, घर का पिता अपने बच्चों से, अपने साथ काम करने वाले सिस्टम के अंदर जो उसके सहयोगी हैं उनसे वो वार्तालाप, बातचीत करके अपने मन का प्यार भी और अपने मन का गुस्सा भी व्यक्त करने का हकदार है। इसलिए जो बातें आपने अभी कही मैं उनसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। जी, निश्चित तौर से आप सहमत नहीं होंगे क्योंकि अंत में जो ठीकरा फोड़ा जाता है मीडिया पे फोड़ा जाता है। लेकिन सवाल यह है जौली साहब कि आडवाणी जी ने जो ये फैसला किया वो उस फैसले के पीछे उन्होंने बहुत लंबा सोचा होगा और जिस त्यागपत्र का जिक्र हम लोग कर रहे हैं, जो चिट्ठी उन्होंने भेजी, उसमें जो लाइनें लिखी हुई हैं, बड़ी मार्मिक लाइनें लिखी हुई हैं कि ये बीजेपी दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वाजपेयी की बीजेपी नहीं है और जिस बीजेपी का गठन किया गया था वो अपने आदर्शों से भटक गई है। आज की तारीख में जो नेता है पर्सनल एजेंडा और एम्बिशन के लिए काम कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो आडवाणी जी की चिंता थी वो दूर हो गई है एक स्टेटमेंट जारी होने से, राजनाथ जी के स्टेटमेंट जारी होने से, और सब कुछ ठीक हो गया है? देखिए, ये तो सच्चाई है कि जो 1950 में था वो 1970 में तर्कसंगत नहीं रहा होगा और जो 1970 में तर्कसंगत था वो 1990 में नहीं रहा होगा और जो 1990 में तर्कसंगत है वो वर्ष 2013 या 14 में नहीं होगा। ये तो समय अनुसार सिस्टम में बड़े नेता भी आते हैं, बड़ी
प्रिंसिपल्स को प्रतिपादित भी करते हैं और उन विषयों के अंदर समय के साथ साथ, समय की धारा के साथ चलते चलते बहुत सी चीजों में बदलाव भी आता है। हाँ, ये जरूर है, जब मैं अपने पिता से बात करता हूं, आज भी अपने घर पे जो 84 वर्ष के अमृतलाल जौली हैं, वो बार बार 1930 की बात करते हैं, 1950 की बात करते हैं और 2013 की भी बात करते हैं। संबंधों में भी बातों को सही ढंग से प्रतिपादित करने के अंदर भी, नई जमात और नए बच्चों को समझाने में भी बड़ों को कभी कभी किंचित दुख भी मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सुख भी। वो कभी कभी अपने रास्ता दिखाने की तकनीक से, अपने आचार और विचारों से नई यंग जनरेशन को प्रभावित भी करने की कोशिश करते हैं और कभी यंग जनरेशन अपने बड़ों से तर्क वितर्क भी करती है। और ये तो भारतीय संस्कृति में, भारतीय परिवार की जो अवधारणा है उसके अंदर हमेशा होता आया है। शिवराज जी, जो जौली साहब कह रहे हैं, आपको लगता है कि यही बात है या फिर जो भी जौली साहब ने कहा और जो ये विरोधाभास आज देखने को मिल रहा है, मैं एक सेंटेंस में पूरी बात को खत्म कर दूंगा। पूरे सारे विवाद का जड़ एक ही है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा मानती है कि हिंदुत्व उनका आधार है, मुख्य आधार है उनके राजनीति का। कल्चरल नेशनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए उनकी सारी मुहिम है। जो हमारी हिंदू फिलॉसफी है उसके अनुसार हमारे 4 वर्णाश्रम हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। सन्यास की उम्र 75 साल दी गई है। आडवाणी जी की उम्र 85 साल हो गई है। उसके बावजूद भी आडवाणी जी की इच्छा जो है वो रोज इंटरफेरेंस की है। मेरा मानना है कि वो एक गाइड, एक क्या कहें, फिलोसोफर के रूप में अगर रहें तो भारतीय जनता पार्टी का भला होगा, एनडीए का भला होगा और देश का भला होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि माननीय आडवाणी जी अभी फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड के रूप में नहीं रहना चाहते। वो अभी भी मेन एक्टर के ही रोल में रहना चाहते हैं। लेकिन आडवाणी जो, जी तो जो वर्णाश्रम धर्म है उसका पालन नहीं करना है। मोदी जी की तुलना में जेडीयू को तो आडवाणी जी ज्यादा सूट करते हैं ना। जेडीयू तो सूट करना चाहती है आडवाणी पे रख के, और भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर लीडर जो मोदी विरोधी हैं वो नीतीश के और शरद के कंधे पे रख के सूट करना चाहते हैं। यही तो सारा गेम चल रहा है। और जो भी मोदी विरोधी नेता हैं वो सारे विचारहीन हैं, सारे आधारहीन हैं। मैं ये कह दूं, किसी को ना समाजवाद से मतलब है, ना हिंदुत्व से मतलब है। मोदी को हटाओ, यही सिर्फ है। और उनका ना कोई आधार है देश में, ना कोई स्टेट है, ना कोई फिलॉसफी है, ना कोई आइडियोलॉजी है। आप ये कह रहे हैं मोदी रोको अभियान। आप ये कह रहे हैं कि जेडीयू में मोदी को लेकर डिवीजन है और जेडीयू का एक बहुत बड़ा तबका है। आज छेदी पासवान ने भी कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी का सपोर्ट नहीं करेगी जेडीयू तो नीतीश की सीटें कम हो जाएंगी। तो आपको लगता है जेडीयू की सीट वीट कम नहीं होगी, जेडीयू का सर्वनाश हो जाएगा, ये मैं बता रहा हूं। और मैं बता दूं आपको एक त्रासदी देखिए कि जनता दल यूनाइटेड के लीडर्स जो विरोध कर रहे हैं नरेंद्र मोदी का, उनका ये तो पूछिए भाई आपका घर कहां है, आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सा है, आपने चुनाव कहां से जीता है। नीतीश कुमार जी का हमारे संबंध जो है वर्षों से हैं। नीतीश कुमार जी से ये पूछ लीजिए कि भाई तुम चुनाव कब लड़े थे। 2004 में वो चुनाव लड़े थे और 2004 में वो अपने घर से बेआबरू होकर निकले थे। वो तो एनडीए का बड़ा दिल कहिए, जॉर्ज फर्नांडिस जैसा विराट नेता कहिए, अटल आडवाणी जी जैसे बड़े लोग थे जिन्होंने इनको मुख्यमंत्री बनाया। 2004 में ये चुनाव हारे, अपने घर से बेआबरू हुए और उसके बाद इनको मुख्यमंत्री बनाया। अब ये नेता बन गए हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। माननीय शरद यादव जी बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन हैं कागज के। ये जबलपुर से चुनाव हार के, ये हारते हुए भागते हैं, जीतते। शिवराज जी, बता दूं, कांग्रेस से एक प्रतिक्रिया मध्य प्रदेश से हारे, उत्तर प्रदेश से हारे, अब बिहार से हारे हैं। जी, मोदी के विरोध में इन लोगों का सर्वनाश हो जाएगा, इनकी राजनीति का पटाक्षेप हो जाएगा। चलिए, जेडीयू में मोदी के बहुत सारे समर्थक हैं। प्रदीप टमटा साहब कांग्रेस से हैं, कांग्रेस के नेता हैं, सांसद हैं। टमटा साहब, आपको लगता है कि जिस तरह से पटाक्षेप हुआ है तो आपकी जो उम्मीदें थी, जो आपकी बाँछें खिल रही थी, वो बहुत जल्दी खत्म हो गई, आपकी खुशी काफुर हो गई और फिर दोनों नेता यूनाइट हो गए? ना मैं कोई खुशी थी ना कोई गम है। ये भारतीय जनता पार्टी के आज फिर एक बार इस देश की जनता ने देख लिया है
कि भारतीय जनता पार्टी एक मुखौटा है और उसको पीछे से जो संचालित करते एक कठपुतली की तरह वो आरएसएस का एक गेम प्लान है। आरएसएस ने मोदी को आगे किया, आडवाणी को अल्टीमेटली आरएसएस के आगे सरेंडर करना होगा। बेसिक सवाल है जो आज मोदी पूरे आरएसएस के हिंदुत्व का लाड़ला हो रहे हैं, जिसको प्रायोजित किया जा रहा है और आडवाणी जी को पीछे धकेला जा रहा है। एक समय वही आडवाणी जी हिंदुत्व के सबसे बड़े प्रवक्ता थे। इसलिए मूल क्या है, इनके दोनों में अंतर क्या है? दोनों उसी विचारधारा को साम्प्रदायिक विचारधारा को व्यक्त करते हैं। तो मुझे तो आपकी सहानुभूति है आडवाणी हो या मोदी हो, हम इनकी विचारधारा से सामाजिक उनका विरोध करते हैं और इसलिए कांग्रेस को ना मोदी से कोई संकट है ना आडवाणी से कोई। दिल्ली में बहुत सारे पोस्टर लगाए गए थे, दिल्ली में बहुत सारे पोस्टर लगाए गए थे। आडवाणी जी का जो त्यागपत्र था उस पोस्टर को बहुत जगहों पे लगा दिया गया था। कांग्रेस को लगता है कि एक ऐसी चिट्ठी मिल गई है जो चुनाव में बहुत इस्तेमाल की जाएगी और कांग्रेस उसको फ्रेम कराकर आने वाले दिनों के लिए रखेगी। नहीं, वो आडवाणी जी का एक पब्लिक स्टेटमेंट है, वो कांग्रेस क्यों प्रेम करेगी उसको? कोई कांग्रेस का बयान थोड़ी है। आडवाणी जी ने कहा है कि ये नानाजी देशमुख के या अटल जी के या नाना जी के और दीनदयाल जी के आदर्श पर चलने वाली पार्टी नहीं है, यहाँ सिर्फ व्यक्तिगत एजेंडा है। तो वो कांग्रेस का बयान थोड़ी, वो आडवाणी जी का बयान है। आडवाणी जी से पूछना पड़ेगा कि आज सरेंडर कर दिया तो आपकी चिट्ठी में उठाए गए सवाल क्या खत्म हो गए? मैं टमटा जी को हमारा बयान नहीं है, आडवाणी जी का बयान है। जिन बीजेपी आज उनसे खुश हो रही कि वो पीछे हट गए। चलिए टमटा जी आप बने रहिए, शिवराज जी से भी जानेंगे और विजय जॉली साहब से जानेंगे कि जिस तरह से कांग्रेस रिएक्ट कर रही है, क्या बीजेपी ने अपनी स्थिति कमजोर की है, लालकृष्ण आडवाणी ने बीजेपी को कितना डैमेज किया है। इन सवालों पर हम बहस करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। ₹1 नहीं है बॉस। ₹1 नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, ₹1 में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा ₹1 चाहिए। अच्छा 1 मिनट। करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या है? वीडियो है ₹1 में। देखो देखो पूरा देखो। देखो वीडियोस ₹1 में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। ₹1 में फुल मस्ती। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के, पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बहस कर रहे हैं क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक हो गया है या लालकृष्ण आडवाणी मान गए हैं। लेकिन हम आपको एक पैकेज दिखाते हैं, एक कहानी दिखाते हैं। क्या लालकृष्ण आडवाणी ने अपने जिंदगी में कुछ भूलें की? क्या उनकी भूलें थी जिसके कारण लालकृष्ण आडवाणी को इस स्थिति का सामना करना पड़ा? गोवा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी कई मामलों में बेहद अहम थी। समुद्र किनारे हुए मंथन से काफी पहले ये माहौल बनाया गया कि पार्टी अब अटल और आडवाणी की विरासत को पीछे छोड़ आगे निकलने को बेकरार है। यही वजह है कि मीटिंग में क्या कुछ निकल कर आने वाला है, सियासी हलकों से लेकर आम लोगों को इसका बखूबी अंदाजा था। लालकृष्ण आडवाणी वो शख्स जिसने जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के करिश्माई दौर में भी जनसंघ की लड़खड़ाती इमारत को गिरने नहीं दिया। 23 साल पहले जिस बीजेपी की बुनियाद पड़ी उसकी नींव का पत्थर थे आडवाणी। नकारात्मकता को किनारे रख राम मंदिर आंदोलन और राम रथ यात्रा के जरिए पार्टी में उनके योगदान को याद कीजिए। हकीकत है कि बीजेपी को बीजेपी बनाने में सबसे बड़ा योगदान लालकृष्ण आडवाणी का ही है।
लेकिन सियासत का ये चाणक्य भी कई चाल हार गया। जिस शख्स से राजनीति का ककहरा सीखकर न जाने कितने लोग नाम वाले हो गए, उसे खुद उसके कई फैसले कमजोर करते गए। आडवाणी की पहली गलती। जिस तरह कांग्रेस के लिए गांधी परिवार की छांव से निकलना मुश्किल है, ठीक वैसे ही बीजेपी के लिए संघ को दरकिनार करना आसान नहीं है। लेकिन देश की राजनीति के इस दिग्गज ने भी कुछ मुगालते पाल लिए। 90 के दशक के आखिर से उनके और संघ के रिश्ते बिगड़ने लगे। दरअसल आडवाणी को अपना सियासी कद पार्टी और नागपुर में बैठे उसके आकाओं से बड़ा नजर आने लगा था। साल 2006 में अटल और आडवाणी के संघ से संबंध कुछ इस कदर बिगड़े कि आरएसएस प्रमुख के सुदर्शन ने दोनों को रिटायर होने तक की हिदायत से डाली। आडवाणी की दूसरी गलती। आडवाणी की दूसरी गलती अपनी विचारधारा से भटकना था। शायद उनके जहन में ये बात घूम रही थी कि सहयोगी दलों के बीच स्वीकारता के लिए कट्टर हिंदुवादी छवि को किनारे रखना जरूरी है। यही वजह है कि वो आडवाणी जो कभी मंदिर आंदोलन की पताका लेकर सबसे आगे चलते थे, उसी मंदिर आंदोलन को लेकर उनके बयान बदलने लगे। कई बार आडवाणी ने सार्वजनिक तौर पर बाबरी मस्जिद के गिराए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। आडवाणी की तीसरी गलती। विचारधारा का ये भटकाव उस वक्त चरम पर पहुंच गया जब पाकिस्तान दौरे पर आडवाणी मोहम्मद अली जिन्ना की मजार पर गए और उन्हें धर्मनिरपेक्ष करार दिया। विरोध तो होना ही था। विपक्ष की छोड़िए, बीजेपी और संघ के अंदर उनके बयान पर जबरदस्त नाराजगी दिखी और आखिरकार उन्हें पार्टी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देना पड़ा। आडवाणी ने अपने चरित्र और चेहरे में जो तब्दीलियां करनी चाहिए, उसके अक्स में सियासत की सबसे ऊंची सीढ़ी को छूने की महत्वाकांक्षा छुपी थी। अब सवाल यह भी है कि क्या वो शख्स जो एक पार्टी और उसके संगठन को अपनी जिंदगी के 6 से ज्यादा दशक देता है, उसे ख्वाब देखने और उसकी ताबीर की तमन्ना पालने का हक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। आडवाणी वाजपेयी बनना चाहते थे और इसलिए विकास पुरुष तो नहीं बन पाए और न ही लौह पुरुष रह पाए। सवाल यहां से शुरू हुआ और इसलिए आडवाणी संघ की नजरों से गिर गए। और अब लौह पुरुष के लिए कौन? नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे हैं और एक बड़ी सी प्रतिमा सरदार पटेल की बनवाने जा रहे हैं। तो इस मुद्दे पे हम बने हुए हैं, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। जो हम बहस कर रहे थे उसमें विजय जौली साहब से जानना चाहेंगे। जौली साहब, जिस तरह से हम बहस कर रहे थे कि आडवाणी जी ने जो बीजेपी का डैमेज किया, जिस पार्टी को उन्होंने बिल्ड किया पिछले 50 साल में, और ऐसी स्थिति में आकर उन्होंने बीजेपी को डैमेज किया, आपको लगता है कि ये उन्होंने इतिहास में एक पन्ना पकड़ा दिया कांग्रेस को, जो हमेशा कांग्रेस इस्तेमाल करेगी? जब भी आपका कोई व्यक्ति करप्शन में फंसेगा, कांग्रेस उस चिट्ठी को लेकर सामने रख देगी, क्योंकि पार्टी के नेता पर्सनल एजेंडा के लिए काम करते हैं। देखिए, इससे पहले मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, मैं कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट आदरणीय टमटा जी को याद कराना चाहता हूं। ये वही कांग्रेस के सदस्य हैं जिस कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष सीताराम केसरी जी को पार्टी दफ्तर से, उनके घर से लॉक स्टॉक और बैरल बाहर निकाल के उनको डिसऑनर किया था। और वो बड़े सीनियर सिटीजन सीताराम केसरी के साथ जो दुर्व्यवहार, जो कि तब कांग्रेस के अध्यक्ष पिछली सदी में रहे थे, ये उसी कांग्रेस के मित्र अगर इस बारे में भारतीय जनता पार्टी को अपने सीनियर्स का आदर करने का या उनके प्रति क्या हमने रुख अख्तियार करना है, अगर उसका पाठ पढ़ाना चाहते हैं, तो कम से कम अपने गिरेबान में कांग्रेस के मेरे सांसद मित्र टमटा जी जरूर उसके अंदर ध्यान दें। दूसरा, मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में हम सब लोग, चाहे आडवाणी जी का जो अनादर या अन्य नेता हो, हम सभी स्वयंसेवक थे, हैं और रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर किस नेता ने किस समय, मैं टमटा जी जब आप बोल रहे थे मैंने आपकी बात को आराम से सुना, जब आपकी बारी आएगी आप अपनी बात प्लीज रखिएगा। मैं कहीं आपकी बात को काट मेरा ये जो आपने पूरा कैप्सूल दिखाया, ये वही
एल.के. आडवाणी थे, जिन्होंने जब अपने राम जन्मभूमि के आंदोलन के वर्चस्व के ऊपर रहते हुए भी इन्हीं आडवाणी जी ने कहा था, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को अगला प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं। और अब भी जो उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है वो पार्टी की इंटरनल वर्किंग के बारे में शायद उनका एक मत हो, लेकिन उन्होंने एक भी शब्द नरेंद्र मोदी जी के बारे में या भारतीय जनता पार्टी द्वारा लिए गए इस डिसीजन के बारे में व्यक्ति का उन्होंने जिक्र किया है। जॉली साहब, उन्होंने व्यक्ति का जिक्र किया है कि व्यक्तियों के पर्सनल एम्बिशन और एजेंडा जो है, तो मुझे लगता है कि आप आडवाणी सरीखे बड़े नेता के साथ अन्याय कर रहे होंगे। हर एक व्यक्ति को, हर एक नेता को, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को, हर एक सीनियर को, परिवार के मुखिया को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है और ये केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है, ये कांग्रेस पार्टी में नहीं हो सकता। अगर जनता साहब मेरी बात सुन रहे हो, अगर जो उस पार्टी में बात रखेगा उसको लॉक स्टॉक और बैरल, जैसे सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय उनको कांग्रेस के नेताओं ने इसलिए बाहर कर दिया था क्योंकि सोनिया गांधी जी को वापस लाकर कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाना था। तो मेरे कांग्रेस के मित्र अपनी गिरबान में झांके। भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने जो आज स्टेटमेंट दिया है, हम उससे पूरा इत्तेफाक रखते हैं। जय शरण साहब, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे जानना चाहेंगे नरेंद्र मोदी को अगले चुनाव की कमान संभाली है, हम उसके भी पूरा पक्ष के अंदर है। जी जय शरण साहब, आपको लगता है कि जो युद्ध विराम हुआ है ये थोड़े समय के लिए है और असली जो लड़ाई है वो आने वाले दिनों में गहराएगी कि जब नेतृत्व का सवाल होगा कि कौन प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होगा, कौन लीड करेगा इलेक्शन में? फिलहाल तो आडवाणी जी को राहत मिल गई है, लेकिन आगे जो लड़ाई होने वाली है वो ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। देखिए, ये जरूर जो हमारी डिस्कशन हो रही है पॉलिटिकल है, लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, ना ये कांग्रेस की बात है ना बीजेपी की बात है, ये हमारे देश की बात है। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, जब कोई पीक पे रहता है तो हमारे देश में उसको ऐसे हटाया जाता है जो वेस्ट पेपर हो। आप सौरव गांगुली की क्रिकेट में भी देख सकते हैं, कपिल देव के साथ यही हुआ। कांग्रेस पार्टी में केसरी का एग्जाम्पल आ ही रहा है, बीजेपी में हो ही गया। तो सब लोग को कैसे किसी को रिटायर करना चाहिए या वानप्रस्थ जिसकी बात हो रही थी उसमें कैसे भेजना चाहिए, ये अभी हम लोगों ने नहीं सीखा है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। और तो आपको लगता है कि समस्या की मूल जड़ में यह है कि जिस उम्र में लोगों को, किसी भी फील्ड के लोग हों, उनको रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन अपने एम्बिशन के कारण वो रिटायर नहीं होते और उसकी वजह से ये समस्या खड़ी होती है। जो ट्रांजिशन होना चाहिए वो सही समय पर ट्रांजिशन नहीं होता। तो ट्रांजिशन जब होना चाहिए जब आप उसको, आदमी को आप उसका ड्यू देंगे। आप जिस समय मुझे लगता है कि भागवत जी का जन्म भी नहीं हुआ होगा, उस समय एल.के. आडवाणी ने अपनी एग्जैक्टली यही सवाल यही और आडवाणी जी को यही चुभता है कि भाई उन्हें मोहन भागवत डायरेक्ट करते हैं या सुरेश सोनी करते हैं। और आज भी देखिए क्या हुआ, वहां से फोन आता है, ये नहीं कि भागवत जी आके मिलते हैं। इस देश में ऐसा कौन सा कोना है कि आप 24 घंटे में आप आ नहीं सकते। शायद ये बहुत ग्रेसफुल होता है कि आज भागवत आते और आडवाणी को कहते कि नहीं आप वापस लीजिए, रेदर देन फोन। और एक चीज और हमारे जॉली साहब कह रहे थे कि पत्रकार जो भी चाहते हैं तोड़ मरोड़ देते हैं और जो भी चाहते हैं पेश कर देते हैं। जॉली साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें दो लोगों ने प्रमुख, आपके इस पूरे जो भी कंट्रोवर्सी रहा इसको सॉल्व करने में दो लोगों ने अहम भूमिका निभाई है और दोनों पत्रकार हैं, बलबीर पुंज और एस गुरुमूर्ति। इसलिए प्लीज हमेशा आप लोग जो राजनेताओं का एक बात होता है कि कुछ भी हो पत्रकार पे उंगली उठा दो, वो गलत बात है। आज आपकी पार्टी में अगर कोई भूमिका निभाया है तो पत्रकार लोगों ने ही निभाया है और इस क्राइसिस का एंड किया है। कांग्रेस में भी पत्रकार ही निभाया जी। आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ, संजय सराफ साहब लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हैं। आपको लगता है कि जो स्थितियां बन रही है उससे खास करके क्या पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन आगे इमर्ज होगा? अगर जेडीयू अलग होती है बीजेपी से और मोदी को जिस तरह से बीजेपी आगे ले जाती है, तो आपको लगता है कि एक इमरजेंस होगा वैसी फोर्सेस का, जो थर्ड फ्रंट जिसको हम कहते हैं, या लालू प्रसाद यादव की पार्टी है या आपकी पार्टी है, इन सब का इमरजेंस होगा? देखिए, इमर्जिंग तो थर्ड फ्रंट का बहुत टाइम से चल रहा था, लेकिन सिनेरियो सिचुएशन अभी नहीं बन रहा है उस टाइप का, वेरी ऑनेस्ट। बाकी रही बीजेपी में जिस तरीके से आडवाणी जी के साथ इन्होंने किया, ये हकीकत में एक दुखद घटना है। इसमें मैं दुखद घटना साथ में कह रहा हूं क्योंकि आडवाणी जी चाहे पॉलिटिकली हमारी आइडियोलॉजिकल थॉट्स मिले ना मिले, दैट इज ए सेकेंडरी क्वेश्चन, बट आडवाणी जी जैसे कद के नेता को जिस तरीके से इन्होंने एक, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक ही हैज बीन थ्रोन आउट। इवन मीडिया में दिखाई, हर पेपरों में यही दिखा रहा है कि स्टेज पर सब लोग बैठे हैं, इनको नीचे से नीचे कर रहे हैं। और उस
नेता ने इनके साथ में ऐसा किया। सबसे बड़ी बात है, एक डिसिप्लिन पार्टी जो मानी जाती थी, इसको इन्होंने आज फ्रंट में लाया। ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मैसेज है कि उस नेता को अपने आप को अपने उस पोस्ट पर आने के लिए उसने इसके घर के बाहर में घेराव करा दिया। कल को इसका मतलब है कि किसी स्टेट में कोई चीफ मिनिस्टर के ऊपर, गॉड फॉरबिड, अगर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन जाता है, वो तो प्रेशर और पुल तरीके से ही बिहेव्ड लाइक ए हिटलर बिफोर बिकमिंग पार्लियामेंट्री बोर्ड चेयरमैन ऑफ हिज पार्टी। द वे ही हैज बिहेव्ड। 50-100 आदमी कार्यकर्ताओं को अडवाणी जी के घर पर भेजा। जो अपने नेता को नहीं देखेगा वो देश के आम आदमी को क्या देखेगा? उसका तो वैसे ही व्यक्तिगत जो उसका चल रहा है गोधरा कांड के बाद में, लेकिन ही इज प्रूविंग दैट। अदरवाइज सब लोगों ने सोचा था कि शायद वक्त के साथ कुछ चेंजेस आएगी, बट जिस तरीके से उसने आज अपने इतने कदम, और उसी का प्रोडक्ट है। अडवाणी जी ने गोधरा के टाइम भी उसको बचाया। अडवाणी जी ने जब वो काउंसलर बनना स्टार्ट हो गए थे उस टाइम से उनका प्रोडक्ट। अडवाणी जी ने उसको, सबसे बड़ी बात है, जब उसको प्रभार दिया था 3-4 स्टेटों का, जब वहां पर पूरा फ्लॉप हो गए उस टाइम भी अडवाणी जी को उसको फ्रंट रनर बनाया। अडवाणी जी ने उसको चीफ मिनिस्टर भी बनाया और हर वक्त अडवाणी जी ने उसके ऊपर हाथ रखा। आज अगर वो अडवाणी जी को इस तरीके से एटीट्यूड और बिहेवियर दिखाएंगे तो देश की जनता ये देख रही है कि अगर इसी लीडर को बीजेपी सामने लेके आएगी तो आम जनता का क्या होगा। चलिए, ये बड़े सवाल हैं, और सवाल ये भी है कि क्या आडवाणी की चुप्पी और मोदी की चुप्पी आने वाले दिनों में किस तरह से मुखर होती है। अभी मोदी को कैंपेन कमेटी के बाकी सदस्यों को भी अपॉइंट करना है, उसमें भी देखना होगा कि कौन से लोग शामिल होते हैं। क्या मोदी अपने लोगों को लाते हैं या फिर आडवाणी की सुनी जाती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। सबों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सबों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के, पोछा मारा अभी। आइए। वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यह अजीब विडंबना है कि बीजेपी में सत्ता का ट्रांजिशन नहीं हो रहा है और ट्रांजिशन को लेकर विवाद है। कांग्रेस ट्रांजिशन करने को तैयार है, लेकिन युवराज जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हमारे साथ प्रदीप टमटा हैं। टमटा साहब, आपके युवराज तो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, क्या किया जाए? नहीं, हमारे युवराज हमारी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और उसकी ट्रांजिशन की भी एक भूमिका है। और हमारे युवराज राहुल गांधी देश के हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और जिस समय आएगा उचित है। 14 तक तो हमारे मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। हमारे वहाँ कोई विवाद नहीं है, हर एकता है। लेकिन जो पूरा घटनाक्रम आपने भारतीय जनता पार्टी में देखा है, वो देश के लोगों ने देखा है। किस तरह आडवाणी जी को अलग साइड किया गया है, आडवाणी जी ने किस तरह से पत्र लिखा है, वो पत्र सार्वजनिक है। लेकिन मैं एक चीज बुनियादी रूप से कहना चाहूँ, जो दिख रहा है वो वास्तविक नहीं है। जो पर्दे से पीछे उसको समझने की जरूरत है, क्योंकि सब लोग आज कह रहे हैं कि जो मोदी जी हैं, मोदी जी को हर समय आडवाणी जी के द्वारा बचाया गया। चाहे गोधरा के समय जब अटल वाजपेयी जी ने कहा राजधर्म निभाना चाहिए, ढाल बन के आडवाणी जी आए। जहां तक मोदी पहुंचे पूरी तरह आडवाणी जी के समर्थन से ही पहुंचे, ताकत से ही पहुंचे। बुनियादी रूप से मैं कहीं उन दोनों में अंतर नहीं देखता हूं। मुझे जो समय आज दिखता है
कि एक समय भारतीय जनता पार्टी में जो आरएसएस देख रही है, एक तरफ अटल बिहारी जी का चेहरा था, एक तरफ आडवाणी जी का चेहरा था। और उस समय आडवाणी जब विदेश में पूरी तरह से एक हिंदुत्व के चेहरे में देखे जा रहे थे, उस समय अटल जी कहीं प्रसिद्ध नहीं थे, लग रहा था आडवाणी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आज फिर भारतीय जनता पार्टी के सामने एक संकट आ गया है कि उसको इस देश की आम लोग तैयार नहीं है, विभिन्न एनडीए के लोग मोदी को पचाने को तैयार नहीं है। जो अन्य दल है, थर्ड फ्रंट के क्षेत्रीय दल है, उन्होंने मोदी की स्वीकारिता। टमटा जी, सवाल ये कि नहीं, मेरा ये सवाल ये है कि आपके यहाँ कम से कम बीजेपी में, चलिए आडवाणी जी की असहमति थी, आडवाणी जी को दुख हुआ, उन्होंने अपना दुख प्रकट किया, पार्टी कभी वर्टिकली डिवाइड नहीं हुआ। आपके यहाँ तो लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो अर्जुन सिंह ने, प्रणब मुखर्जी सबने पार्टी छोड़ दी और कितनी बार कांग्रेस बढ़ चुकी है। नहीं, मैं कह रहा हूं आप ये भूल कर रहे हैं कि आडवाणी जी को दुख है। ये पीछे से सारा इस ड्रामे के पीछे भागवत जी के इंटरवेंशन के बाद आडवाणी अपना इस्तीफा वापस ले रहे। मुझे लग रहा है कि आज आरएसएस को लग रहा है कि हमको फिर दो चेहरों की जरूरत है, एक उग्रवादी चेहरा जो नरेंद्र मोदी के रूप में पेश किया जा रहा है और एक उदारवादी चेहरा। तो आडवाणी को फिर को आज एक उदारवादी चेहरे के रूप में उनको तमाम तरह से अलग थलग करके ये पेश किया जा रहा है। तो आपका कहना है कि ये एक स्ट्रेटजी है, मिली जुली एक स्ट्रेटजी के तहत है। जॉली साहब क्या कहेंगे? ऐसे आरएसएस ये पूरी तरह से एक आरएसएस की राष्ट्रीय स्वयंसेवक शैली है, जिसके तरह दो ये चेहरे सबकी कठपुतलियां बने हुए, एक को उग्रवादी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है और दूसरे को देश की जनता में जाए कि भारतीय जनता पार्टी में। जी जॉली साहब जो कह रहे हैं कि एक मिली जुली स्ट्रेटजी है, एक नरमपंथी चेहरा और एक इसके अलावा कुछ नहीं लगता। नहीं तो बताइए, आडवाणी जी और अटल जी की दोनों की एक जोड़ी थी और वहां भी दो तरह के चेहरे दिखाए गए। आज फिर संकट की घड़ी में जब मोदी को कोई स्वीकार उग्रवादी किसको कह रहे हैं? उग्रवादी किसको कह रहे हैं टमटा जी? अरे और ये पूरे देश की जनता है कि आप हिंदू संप्रदाय की आड़ में, मद में आपने कहा था कि रामलीला आएंगे, मंदिर बनाएंगे, सत्ता में जाने के बाद क्यों उस एजेंडे को छोड़ दिया गया? उग्रवादी मेरा ऑब्जेक्शन यह है कि उग्रवादी कौन है, उनका नाम बताएं। करना चाहते थे, आज वही आप मोदी को फिर एक सांप्रदायिक उग्रवादी कौन है, आप उनका नाम बना करके देश के वोट हासिल करना चाहते हैं। नहीं, उग्रवादी कौन है, आप उनका नाम बताएं। आप कह रहे थे एक उग्रवादी चेहरा। मैं आप साफ कह रहा हूं कि इस देश में सांप्रदायिक उन्माद, हिंदू सांप्रदायिक उन्माद अब आरएसएस फिर आपने कहा उग्रवादी कौन है, उनका नाम बताइए। मोदी है, नरेंद्र मोदी को फिर एक उग्रवादी का चेहरा और नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने लाने का एक उदारवादी चेहरे के रूप में पेश करके भारतीय जनता पार्टी में जो उदारवादी मैं टमटा साहब से जानना चाहूंगा, बहुत ये इन्होंने सीरियस आरोप लगाया है, उग्रवादी कौन है? समझे, रणनीति है। नहीं, उग्रवादी कौन है, मैं टमटा साहब से ये जानना चाहूंगा पहले। अरे मैं यही तो कह रहा हूं कि उग्रवादी आपकी हिंदू उग्रवाद के रूप में हिंदू भावनाओं को बगैर हिंदू सांप्रदायिक उग्रवादी चेहरा कौन? हिंदू उग्रवाद पे माफी मांगा आपकी सरकार ने। मनमोहन सिंह ने हिंदू उग्रवाद के शब्द के प्रयोग करने पर आपके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने माफी मांगा है पूरे पार्लियामेंट। तो आप अभी माफी मांगिए इस चैनल पे। हिंदू उग्रवाद नामक कोई चीज नहीं है इस देश में। इनको चैनल पे क्या कहना है, इनको मैं ये कह रहा हूं ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम है हमेशा हिंदू जिस प्रकार से नहीं सांप्रदायिकता नहीं, आपने उग्रवाद शब्द का प्रयोग किया है। टमटा साहब शब्द का इस्तेमाल किया, उसके लिए आपके प्रधानमंत्री माफी मांग चुके हैं। जॉली साहब से हम जानना चाहेंगे, जॉली साहब जो ये कह रहे हैं कि एक मिली जुली स्ट्रेटजी है आरएसएस की, आपको क्या लगता है, सचमुच ऐसा है? देखिए, मैं जो टमटा साहब से मैं पहले ये पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी अगला चुनाव डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में लड़ेगी या राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ेगी? पहले तो कांग्रेस के मित्र देश के सामने इस बात का खुलासा करें, क्योंकि कांग्रेस देश की सत्ता की को चलाने वाली पिछले 10 साल से वो पार्टी है जो आज अपने सहयोगी दल करने के साथ क्या है कि देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हैं, हालत में छोड़ के एक करके परे हट गए। और दूसरा, आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं, जो आप एक मिनट सुन लीजिए। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर कांग्रेस के चुने हुए सांसद उग्रवादी तो लीगल नोटिस सर्व होना चाहिए। शर्मनाक मेरी बात को सुन मैं आपको लीगल नोटिस सर्व करूंगा इस पर। आप अगर विपक्ष के
मुख्यमंत्री को उग्रवादी कहेंगे तो मुझे लगता है कि टमटा साहब को अपने शब्द वापस। टमटा जी, मैं आपको कल लीगल नोटिस सर्व करने वाला हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह इस शब्द के इस्तेमाल के ऊपर पहले ही माफी मांग चुके हैं। मैं टमटा जी, मैं आपको लीगल नोटिस सर्व करूंगा। आपने उग्रवाद शब्द का प्रयोग किया, हिंदू उग्रवाद शब्द का प्रयोग किया है। की भावनाओं को पर जो आरएसएस का असली मुखौटा है, आप उसको क्यों नहीं समझ रही हैं? नहीं, हम तो समझ रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री ने दो बात सुनिए, आपके प्रधानमंत्री ने इस शब्द के प्रयोग किए जाने पर माफी मांगा है। आप दो बात सुनिए, मैं आपको कल लीगल नोटिस भेजने वाला हूं। उसमें मैं साफ करना चाह रहा हूं। आपने कहा है हमारी कांग्रेस पार्टी में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी है, पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहे हैं सोनिया जी और राहुल गांधी जी, इसमें कहाँ स्पष्टता है? दूसरी मैंने कहा कि आरएसएस हमेशा ही पर्दे से पीछे से राजनीति करती रही है। विजय जौली जी, आप वो बात मत करिए। आपके पार्टी के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया कि आप उग्रवाद फैलाते हैं, आप उसका जवाब इनसे मांगिए। मैं इनको कल लीगल नोटिस सर्व करने वाला हूं। साहब ने लोकतंत्र के अंदर विपक्ष के ऊपर जिस प्रकार का आरोप लगाया है, मैंने कोई विपक्ष के ऊपर हमला नहीं किया। आपने हिंदू उग्रवाद शब्द का प्रयोग किया। मैं कल आपको लीगल नोटिस भेजूंगा। कांग्रेस के लोग अपने विपक्ष को सहन नहीं करने देना चाहते। ये चाहते हैं वन पार्टी रूल, एक परिवार का, 10 जनपद का, सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का, और उसके अलावा और किसी का देश के अंदर सत्ता और शासन ये लोग नहीं चाहते। अगर गुजरात के अंदर तीसरी बार कांग्रेस के लोगों को जो मार वोट के माध्यम से मिली है, जिस मार के लिए, जिस हार के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने आकर न केवल गुजरात का अपितु दुनिया और देश के अंदर जनमत को कहा हम नकार रहे हैं। जी, आप उग्रवाद शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और वहां के लोगों को, नौजवानों, आज बैठक के बाद आडवाणी जी और राजनाथ सिंह ने जो स्टेटमेंट पढ़ा, राजनाथ सिंह ने खास शर्म आती है कांग्रेस के नेताओं के साथ किसी भी ऐसी दोनों के बीच में किस बात पर सहमति बनी होगी? कि अगर देखा जाए तो आडवाणी जी को कुछ मिला नहीं है। मोहन भागवत ने फोन किया और राजनाथ सिंह ने स्टेटमेंट पढ़ा कि आपकी आपत्तियों को या आडवाणी जी की जो भी शिकायतें होंगी उसको हम आगे से ध्यान में रखेंगे। तो आडवाणी जी ने क्या गेन किया इस पूरे एपिसोड से? देखिए, गेन क्या किया ये तो, लेकिन पहले ये जरूरी है जानना कि आडवाणी जी क्यों नाराज थे। वो मोदी से नाराज नहीं है। उन्होंने चुनाव समिति में जो उनकी उपेक्षा की गई, जिन लोगों का उन्होंने नाम दिया उन लोगों को नहीं रखा गया, या उनकी नाम की घोषणाएं नहीं की गई, या जो स्टेट के लिए उन्होंने कहा था कि अलग से एक घोषणा होनी चाहिए, वो नहीं हुई। उससे वो उनके मन में दुख थी। मोदी के भाषण में कभी भी एक बार भी मोदी साहब ने आडवाणी का नाम शामिल नहीं लिया, इससे भी उनको आघात पहुंची। और तीसरा कि आरएसएस कहीं अपने आप को एक सुपर पावर शो करना चाह रही थी, जो नहीं है। एक फ्रंट फेस आडवाणी जी हैं और उन्होंने लीड किया है, ऐसा नहीं कि आप आज पहली बार लीड कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये दोनों जो मेजर पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी लड़ रही थी, शायद इनको आगाह भी नहीं है कि इस देश में तीसरा मोर्चा जरूर बनेगा। क्योंकि कल ही आपने सुना होगा, जयललिता ने एक स्टेटमेंट दिया है कि मैं मोदी की बहुत अच्छी फ्रेंड हूं, मैं मोदी को कांग्रेचुलेट करती हूं उनके हर विक्ट्री पे, इस बार भी किया है, लेकिन मैं अपनी 40 की 40 सीटों पे खुद अपना पार्टी लड़ूंगी एंड आई वांट टू विन बिकॉज आई वांट टू विन ऑल द 40। शिवराज जी, एक सेकंड मुझे पूरा करने दीजिए। दूसरा, नीतीश कुमार जी और लेडी इनसे हट रहे हैं। तीसरा, कल बीजू जनता दल का दिल्ली में नीतीश कुमार जी के समर्थन देने का जेडीयू ने नहीं बीजेडी नवीन पटनायक उड़ीसा के कल दिल्ली में एक बहुत बड़ा रैली कर रहे हैं, वो भी एक स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं उड़ीसा के लिए। तो आप देखिए, धीरे धीरे एक थर्ड फ्रंट उभर रहा है और मुझे लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी कहीं नहीं रहेगी, ये थर्ड फ्रंट आएगा ही आएगा। शिवराज जी, आपको लगता है कि आडवाणी जी ने बीजेपी की पोजीशन को डाइल्यूट किया है? आडवाणी जी न तो कोई मुद्दा है, न तो कोई थर्ड फ्रंट मुद्दा है। इस बार 2014 में एक ही मुद्दा है, नरेंद्र मोदी की आंधी चलेगी। मुद्दा ही नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी कितनी सीट लाएंगे नहीं लाएंगे मैं ये भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन 2014 में कोई मुद्दा नहीं है, नरेंद्र मोदी मुद्दा है। आप इनके साथ हैं कि आप इनके विरोध में खड़े हो जाइए, चाहे आडवाणी के साथ आडवाणी ही क्यों ना हो, और कोई मुद्दा नहीं है। और थर्ड फ्रंट के बारे में मैं ये बता दूं, मैं ये कहता हूं कि जो रीजनल सत्राप्स हैं उनको सीटें तो आएंगी, लेकिन मैं उसका हिस्सा रहा हूं ना। मुझे पता है ना कि नीतीश कुमार को कितना डर लगता है मुलायम सिंह जी से, मुझे पता है कि हमारे बड़े भाई रामविलास पासवान जी से कितना डर लगता है। यानी कि ये सारे लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। और सुन लीजिए, मैं यहां तक बोल रहा हूं
कि जिस दिन नीतीश कुमार जी का नाम आगे कर दिया गया प्रधानमंत्री के लिए, शरद यादव पार्टी तोड़ देंगे। जिस दिन शरद यादव का नाम आगे कर दिया गया, नीतीश कुमार पार्टी तोड़ देंगे। जिस दिन मुलायम सिंह जी को बहुमत मिला उत्तर प्रदेश में, उस दिन रात में खाना नहीं खाया नीतीश कुमार जी ने कि हमारा थर्ड फ्रंट के लीडर के रूप में जो हमारी एक भविष्य बनती थी उसको बर्बाद कर दिया मुलायम सिंह यादव ने, क्योंकि जातिगत आधार पे वो नीतीश कुमार जी से 40 गुना है देश में, और एमएलए की जो संख्या है उसमें 2 गुना है नीतीश कुमार जी से। जॉली साहब, जो शिवराज जी कह रहे हैं कि इस तरह के क्लैश होंगे, तो तय होंगे जी, लेकिन ये कभी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाएंगे, कभी नहीं। लेकिन जो बीजेपी की हालत है उसमें तो पर्सनैलिटी का क्लैश है। आडवाणी जी और मोदी जी के बीच में जो क्लैश है वो एक दूसरे को मुझे लगता है कि डैमेज करके कोई तीसरा उम्मीदवार हो जाएगा डार्क हॉर्स के रूप में, या तो शिवराज सिंह चौहान हो जाए या फिर राजनाथ सिंह हो जाए। देखिए, मैं अधिकृत रूप से ये जरूर बता सकता हूं और कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा कोई क्लैश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने गोवा की मीटिंग के अंदर अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति में अपनी पोल मैनेजमेंट का और कैंपेन का कार्यभार देश के चुने हुए लोकतांत्रिक ढंग से प्रिय मुख्यमंत्री, और वो मुख्यमंत्री जो गुजरात के अंदर जिस प्रकार का विकास उन्होंने कर देश के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्य सरकारों के लिए एक मिसाल छोड़ी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अभी कीनिया गया पिछले 2 सप्ताह पूर्व। कीनिया के अंदर भी नॉन रेजिडेंट इंडियंस, प्रवासी भारतीयों के बीच में नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता की गूंज मेरे कानों में सुनाई दी। मैंने पूछा क्यों? कहने लगे यहां पर आग लगी थी। अगर सबसे पहले कीनिया के अंदर भयंकर आग के अंदर वहां पर भारत से, और वो भी गुजरात से, विशेष तौर से कीनिया के राष्ट्रपति से बात करने के बाद और उसको टीवी के ऊपर देखने के बाद सबसे पहले पैरामेडिक्स की टीम को भेजा भारत से। तो भारत की सरकार ने नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने नहीं, सोनिया गांधी जी ने नहीं, तो ये मान लिया जाए जॉली साहब की नरेंद्र मोदी ही और इसलिए दावेदार होंगे बीजेपी की तरफ से। समर्थक भी और मोदी जी के विरोधी भी जानते हैं कि अभी मोदी जी की लोकप्रियता का सिक्का चल रहा है। तो यानी कि मोदी जी को आप प्रोजेक्ट करेंगे ना चुनाव में? होगा। मेरे जनता दल यू के सहयोगी ने सही कहा, इन 2014 के चुनावों में ये होगा कौन भारतीय जनता पार्टी के साथ है और कौन भारतीय जनता पार्टी के विरोध में। मैं तो कह रहा हूं मोदी के विकास के मंत्रा के साथ मोदी जी को आप प्रोजेक्ट करेंगे ना जॉली साहब? और शायद ये जो मंत्रा जब चलेगा देश में आंधी चलेगी। और मान के चलिए अगर इस डिबेट को आप कहीं लॉक एंड की में डाल सकते तो अगले लोकसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी 272 सीटों के जादुई आंकड़े को पार करेगी। ये मैं अभी सक्षमता से कह सकता हूं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने सोच समझ के जो निर्णय गोवा की एग्जीक्यूटिव में किया है वो ऐतिहासिक रहने वाला है। वो भारत के आगामी इतिहास की परिकल्पना का पहला बिंदु है। मोदी जी लीडर होंगे तभी 272 आएगी ना जॉली साहब? ना केवल जॉली साहब, सवाल यह है कि मोदी जी नेता होंगे तभी 272 आएगी ना? अगर मोदी आया तो हम भी मोदी के मंत्रा के ऊपर अपना वोट डालेंगे। आडवाणी के रहते ये नहीं होगा। के स्वर हमें सुनने को मिलेंगे। आडवाणी जी हमारे परिवार के आइडियोलॉग हैं, हमने उनको एडमायर प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार नहीं है, फॉलो किया है और करते रहेंगे। और वो मार्गदर्शक पार्टी के अंदर जिन्होंने पार्टी को 2 से लेकर 100 से ज्यादा सीटों के जादुई आंकड़े पर लेके गए, जिन्होंने राम मंदिर बनाने के आंदोलन को शुरू किया, लोगों को धोखा दे दिया राम मंदिर बनाने के दशक में भारतीय जनता पार्टी का जन्मदाता बने, वो हमारे लिए हमेशा आदर के पात्र, हमारे जॉली जी आप कुछ कह रहे हैं? जॉली जी मेरी बात, जॉली जी आप लोगों को बीजेपी वालों को ये बहुत बड़ा भ्रम है। नरेंद्र मोदी जी को आप सामने लाके हवा में घोड़ा दौड़ाएंगे, वो बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे जो ऑलरेडी डेवलप्ड है। आप इस भ्रम को नजरअंदाज मत कीजिए। नरेंद्र मोदी आडवाणी जी भी कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर है जिस स्टेट ऑलरेडी डेवलप्ड है, बिजनेस सेक्टर है। नरेंद्र मोदी को आज जम्मू एंड कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनाइए, और जो छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर बनाइए, झारखंड का बनाइए। जहां आतंकवाद का गढ़ है तब पता चलेगा नरेंद्र मोदी कहां पर स्टैंड करता है, किस स्टेट पर स्टैंड करता है। ये कहना बहुत आसान है। ही मे बी अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर एट गुजरात बिकॉज गुजरात इज अ पीसफुल एरिया।
उसको बाहर भेज दीजिए। He will जब prove वो to बाहर be आ a जाएगा political उसको खुद status पता at the चलेगा national वो कहाँ level स्टैंड also. करता He है। is now the chairman of उसको the खुद BJP पता चलेगा और campaign आपको भी बीजेपी political वालों को भी पता committee. चलेगा। चलिए, प्रदीप इस टंटा साहब। देश में अगर We यही बात salute होती नरेंद्र आज मोदी। 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, फिर बीजेपी यानी कि उनका पैन इंडियन अपील नहीं है, नरेंद्र मोदी की पैन इंडियन अपील नहीं है। प्रदीप टंटा साहब, आपसे जानना चाहेंगे धोखा देने वाले लोग और वैसे भी राम मंदिर के नाम पर 182 सीटें दे दिया, फिर आप सांप्रदायिक लेवल पर टंटा साहब सवाल आपसे है, टंटा साहब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के आने से बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी और कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगा नरेंद्र मोदी को रोक पाना? नहीं, देखिए, जब नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता उन्हीं की भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है, इतना बड़ा ड्रामा आज हुआ है और उसी तरह से जेडीयू से एनडीए के पार्टनर उनकी स्वीकार्यता को तैयार नहीं है, एनडीए बिखर रहा है, तो कांग्रेस को मोदी के आने से कोई संकट होने वाला नहीं है। कांग्रेस अपने सिद्धांतों की पार्टी है, कांग्रेस का सामाजिक आर्थिक दर्शन है और सही कहा है कि मोदी उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर जो ऑलरेडी एक विकसित स्टेट है, उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया और वहाँ गरीबी बढ़ी है, माल न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा उस राज्य में है, एक तरफ अमीरी बढ़ी है, दूसरा माल न्यूट्रिशन भी है। तो मोदी जी के आने से कांग्रेस को कोई, ये तो भारतीय जनता पार्टी के मित्र लोग खुद ही तय कर लें क्या वो अपने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं, क्या एनडीए के मित्र लोग तैयार कर लें कि वो मोदी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा संकट नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का संकट है, ये एनडीए का संकट है और कांग्रेस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस जयशंकर साहब, आपको लगता है कि जिस तरह से विजयी की ओर ये लड़ाई अब आगे अगर कांग्रेस के हिसाब से देखा जाए तो मोदी वर्सेस राहुल की होता जा रहा है और कुल मिलाकर आडवाणी जी नेपथ्य की भूमिका में धीरे धीरे जाएंगे। हालांकि आडवाणी जी ने अभी असर्ट किया है अपनी पोजीशन को और जिस तरह से आरएसएस ने उन्हें कॉर्नर किया था उसको वो बाउंस बैक उन्होंने किया, लेकिन जो लड़ाई होगी मोदी वर्सेस राहुल की होगी। ऐसी स्थिति में नेशनल पिक्चर आपको क्या दिखता है? नहीं, ऐसी होगी ही नहीं। ये हिंदी हार्टलैंड या जो काउ बेल्ट आप कहते हैं जिसको, वहां भले होगी, उसके आगे कहीं नहीं। तमिलनाडु में मोदी को तो बीजेपी का बेस तो हिंदी हार्टलैंड में है, तो वहां से 272 कैसे आ जाएगी? मुझे कैलकुलेट करके बता दीजिए। 170-75 बीजेपी की आ सकती है और उसके बाद कहां से सरकार बना लेंगे? बीजेपी का स्ट्राइक रेट निश्चित तौर से जो अगर इनका बेस्ट परफॉर्मेंस 183 का है तो निश्चित 182 का है जी, तो आप अगर उस आंकड़े के आसपास पहुंचते हैं तो बीजेपी स्ट्राइक कर सकती है। उस आंकड़े के समय क्या था माहौल और आज क्या माहौल है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वहां अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जैसे आदमी थे। शिवराज जी से इत्तेफाक नहीं रखते? मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्रों को सुनने में खराब लगेगा, लेकिन पहली बार आडवाणी जी और वाजपेयी जी के चेहरों को लेकर के आगे गए थे, सीटें तो कम हो गई थी ना। तो मेरा ये मानना है कि जो, मैं ये नहीं कहता हूं, दे वर वेरी टॉल लीडर्स और अपने कैपेसिटी में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बहुत आगे बढ़ाया, लेकिन नरेंद्र मोदी मुझे लगता है कि उस ऑल टाइम हाई कर सकते हैं बीजेपी को। कितना लाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन 182 सीट जो आई थी उससे ऊपर जरूर जा सकती है। आपको लगता है कि आप बिहार से आते हैं, बिहार में भी इंपैक्ट पड़ेगा? बिहार के बारे में एक बात मैं साफ बता दूं, 40 सीटें हैं, उस 40 सीट में 39 सीट्स पे नीतीश कुमार कहीं से लड़ लें चुनाव, नरेंद्र मोदी जिस कैंडिडेट के सर पे हाथ रख देंगे वो कैंडिडेट नीतीश कुमार को हरा देगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। इसकी क्या वजह है? इसकी साफ वजह है, नीतीश कुमार जो हैं एक जाति के सबसे टॉलेस्ट लीडर हो चुके हैं और उस जाति का आधार नालंदा के बाहर है ही नहीं। और सोशल इंजीनियरिंग की है उन्होंने, सोशल इंजीनियरिंग खत्म हो चुका है, एक्सपोज हो गया ना, कुछ नहीं। बिहार में जो उन्होंने विकास जो किया है, जो जिस विकास का वो चलेगा नहीं। देखिए मैं बता रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए, ये मेरा विकास जो किया है, पेपर में विकास जो हुआ है वो ऐसा विकास हुआ है कि लालू प्रसाद यादव जी, जिनका मैं विरोधी हूं, उनके टाइम पे जो करप्शन था उससे कम से कम 5 गुना हो गया है आज करप्शन। ये विकास हुआ है बिहार में। और मैं आपको बता दूं कि महाराजगंज में 1,37,000 से हारी है अभी जेडीयू। एनडीए बनने के बाद, जॉर्ज फर्नांडिस मेरे नेता ने एनडीए का गठन किया था, एनडीए के बनने के बाद आज तक बिहार में इतनी भारी मतों से एनडीए का कोई भी कैंडिडेट नहीं हारा था। मैं एक बात और यहां जोड़ देना चाहूं, ये तो शाही थे कैंडिडेट, भूमिहार जाति के थे।
अगर ये यहां पे कैंडिडेट शरद या नीतीश खुद होते तो ये 3 लाख से चुनाव हारते, ये मैं बता देना चाहता हूं। बहुत हालत खराब। और नीतीश कुमार जब चुनाव हारने लगे हैं तो भूमिहारों के कंधे पर अब फायर करना चाहते हैं बंदूक रख के। वो तो भूमिहार थे कि कुछ कैंडिडेट थे, कुछ इज्जत बच गई। अगर नीतीश कुमार होते तो 3 लाख से वो चुनाव हारते। तो टमटा साहब, अगर नीतीश कुमार अलग भी हो जाए तो कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा, जो आप लगातार उन पे डोरे डाल रहे थे। देखिए, हम किसी पर डोरे नहीं डाले। वो तो हमने राष्ट्रीय राजनीति में जो पिछड़े राज्यों की मानो, बहुत से राज्यों की अपनी अपनी डिमांडें हैं कि हमारे राज्यों को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाए, उसकी सुविधा जाए, उसके पैमाने में नई तरह से परिभाषित किए गए। उसमें जो भी राज्य फिट आए, हमारा नीतीश कुमार जी को या एनडीए को तोड़ने का कोई इरादा नहीं है। हम तो इस देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक सौहार्द को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जो आज राज्यों में जो भी विकास की बात करें, वो सबकी सब केंद्र सरकार के द्वारा जो संचालित आर्थिक नीतियां उसका परिणाम है। और जो भी राज्य उसको ठीक ढंग से लागू कर रहा है वो उसका लाभ ले रहा है। जितना पैकेज आप नीतीश कुमार को दे रहे हैं उतना ही नवीन पटनायक को भी देंगे। नहीं, वो मानक हम कोई नीतीश कुमार जी के लिए मानक नहीं बनाया है। हमने ये राष्ट्रीय रूप से नई मानक बनाया है, जिसका लाभ हर राज्य जो उस मानकों के अनुसार फिट आएगा उसको मिलेगा। वो चाहे बिहार हो, उड़ीसा या अन्य कोई भी। जॉली साहब, सवाल यह है कि आगे नेशनल जो पिक्चर है वो क्या होगी? क्या बीजेपी में एक तरह से मान लें कि सब कुछ थम गया है, शीत युद्ध खत्म हो गया है और तमाम नेता अब चुनावों के लिए जुट जाएंगे, या फिर 2009 में जैसे हमने देखा था, 2004 में देखा था कि चुनाव जब शुरू होंगे और फिर जिस तरह से 2009 में राजनाथ सिंह और जेटली में ठन गई थी और पूरे चुनाव का परिणाम हम जानते हैं, वैसा ही होगा 2014 में भी? देखिए, इससे पहले मैं आगे के घटनाक्रम पे टीका टिप्पणी करूं, मैं टमटा जी को की बात पर एक बात जरूर कहना चाहता हूं। केंद्र में 9 वर्ष तक कांग्रेस की सरकार रहने के बावजूद आज जिस प्रकार से आम आदमी महंगाई से त्रस्त है, आम आदमी जिस प्रकार से भ्रष्टाचार से त्रस्त है जी। आम आदमी जिस प्रकार से देश के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जिस प्रकार से नौजवानों को रोजगार के साधन नहीं मिल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लीडर्स अपनी बड़ी गाथाएं, बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट से आम आदमी के गले के नीचे उतारने की, धीरे धीरे गोली सटकाने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी आगामी चुनावों के अंदर इस कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा सबक सिखाने वाला है। और ये तब जब 9 वर्ष अनप्रेसिडेंटेड रूल के बाद इनके जो घटक दल हैं एक एक करके इनसे छटकते गए। बंगाल के अंदर ममता जी इनसे गई, तमिलनाडु के अंदर करुणानिधि जी इनसे गए, और जिस प्रकार से इन्होंने स्टेट्स को जो अनुदान भी देते हैं या स्टेट्स को जो फाइनेंशियल कुल मिलाकर स्थिति ये, अब जॉली साहब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हमारे पास समय की कमी है, छोटी सी प्रतिक्रिया हम सबसे लेंगे कि आपको लगता है कि नेशनल पिक्चर क्या इमर्ज करेगा? सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं संजय सराफ साहब। देखिए, नेशनल पिक्चर ये इमर्ज करने वाला है जो मेरे जनता दल यू के मित्र ने भी कहा, जिसके घर में शीशे होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारते। आपके चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा जी को करप्शन के चक्कर में आपने फेंका। आपके नितिन गडकरी जी के अगेंस्ट में करप्शन था, जिसकी वजह से उनको सेकंड टर्म नहीं मिली। आप अगर दूसरों पर उंगली उठाते हैं, आप खुद भी इसी दूध जय शरण साहब, आपको क्या लगता है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक हो गया है? आने वाले दिनों में ये जनता सब देख रहे हैं। आडवाणी जी का जो ये कांड हुआ, आने वाले दिनों में ऐसा कांड दूसरा किसी और नेता के द्वारा देखने को नहीं मिलेगा? आपको लगता है सब कुछ ठीक हो गया? आडवाणी जी का स्टेचर किसी और नेता का बीजेपी में है ही नहीं, ना उनके जो सो कॉल्ड गॉडफादर या हाई कमांड जो आरएसएस है वहां है किसी का वो औहदा कि कोई और कुछ कर सके। लेकिन मैं जैसे अपने पिछले भी उसमें कहा था, मैं तो यही समराइज करूंगा कि थर्ड फ्रंट इज फॉर टुमारो, देयर इज नो बीजेपी, देयर इज नो कांग्रेस। शिवराज जी, नहीं, मुझे लगता है कि आडवाणी जी ने जो कर दिया वो हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी में मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसे लीडर बचे हैं जिनकी हिम्मत है कि वो पूरे एक पार्लियामेंट्री बोर्ड के मैंडेट के खिलाफ जाएं और इसके बाद जो कंट्रोवर्सी इसका पटाक्षेप होगा। और मुझे लगता है कि जैसे वीपी सिंह एक इमर्ज करके आए थे एक चेहरे के रूप में, एक फिनोमेना के रूप में, उसके पहले इंदिरा जी एक फिनोमेना थी, तो मुझे लगता है कि उस तरह के
उसके बाद वाजपेयी जी भी उस तरफ नहीं मानेंगे, उतना इंडिविजुअल उनका करिश्मा था, लेकिन उस तरह फिनोमेना बन के वो नहीं उभरे थे। नरेंद्र मोदी मुझे लगता है कि एक फिनोमेना बन के देश में उभरे हैं और इस फिनोमेना के आधार पर 2014 का चुनाव होगा। प्रदीप टमटा साहब, आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया। देखिए, मैंने सीधे भ्रष्टाचार तमाम कहने के बाद राहुल गांधी होंगे नेशनल फिनोमेना या नरेंद्र मोदी होंगे? छोटी सी प्रतिक्रिया, दो शब्दों में। नहीं, कांग्रेस होगी। कांग्रेस का नेतृत्व, सामूहिक नेतृत्व है सोनिया जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। उत्तराखंड, भारतीय हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक के चुनाव ने साफ साफ कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है और नरेंद्र मोदी जी खुद कर्नाटक में बीजेपी की गलतियों से आप जीते हैं। जॉली साहब, आपसे सवाल, क्या नरेंद्र मोदी एक नेशनल फिनोमेना होंगे या राहुल गांधी अट्रैक्ट करेंगे? नहीं, राहुल गांधी इस देश के पूरे देश की जनता को राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के अंदर न केवल रॉयल बैटल होगी, अपितु भारतीय जनता पार्टी और उसके एलाइज 272 के मैजिकल फिनोमेना और फिगर को पार करके 2014 का चुनाव जीतेंगे और अगली सरकार केंद्र में बनाएंगे। ये मैं अधिकृत रूप से कह सकता हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजय जॉली साहब जुड़ने के लिए, प्रदीप टमटा साहब आपसे हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही शिवराज जी का बहुत बहुत शुक्रिया, संजय सराफ आपका भी शुक्रिया और जया शरण साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्राइमेट पे जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर सवाल यह है कि क्या लालकृष्ण आडवाणी और संघ के बीच में जो समझौता हुआ है वो टिकेगा, लंबा चलेगा, या फिर लंबी लड़ाई के लिए फिर से शुरुआत होगी? फिलहाल शीत युद्ध है। तो आप बने रहिए बाकी खबरों के लिए। एक छोटा सा ब्रेक।